नमस्ते। आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य की राज्य स्तरीय समान परीक्षा 2024-25 के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। पूरा पेपर आपको हल किया हुआ 2 पार्ट में मिलेगा और अमूमन ये देखा जाता है कि अधिकांश अध्यापक अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसी को सर्दी की छुट्टियों में होमवर्क के लिए देते हैं। तो आप इस वीडियो से अपना पूरा का पूरा होमवर्क भी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 70 है और बनाने वाले का जो लेखा जोखा है वो आपके समक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। नीले लाइन में कलर में जो लाइन लिखी है उस पर भी गौर कीजिएगा। अब खंड ए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है और अपठित पद्यांश का है। इसमें से कुल मिलाकर 5 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। कितने अंक के हैं? 5 अंक के अवैधता वाले होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो क्या है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और अपठित पद्यांश जो है वह यह है कि जल को सहेजें, जल है जीवन, जल है अमृत, बिन जल सूना संसार, बूंद बूंद को सहेज कर रखो, जल है सृष्टि का आधार, वर्षा की बूंदों से सीखें कैसे गिरना और उठना, जल का मूल्य समझे जो मानव वही समझे इसे बांटना, जब भी देखो नदी या ताल मानो माँ का आंचल है, इसके बिना यह जग सूना, केवल जीवन केवल एक बंजर पल है। अब इसके प्रश्नोत्तर आपके समक्ष यहाँ लिखे हुए हैं। सभी जो ऑप्शन है वो लिखे हुए ज़रूर हैं, लेकिन जो सही उत्तर है उस सही उत्तर को हमने लाल कलर की स्याही से लिखा हुआ है, तो आप उसका उत्तर वही माने। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा जल की महिमा। दूसरा है जल को किसका आधार माना गया है? तो सृष्टि का आधार माना गया है। तीसरा है अमृत का पर्यायवाची है तो सुधा। चौथा प्रश्न है कवि ने माँ का आंचल किसे कहा है? तो नदी या ताल को। और बंजर का अर्थ होता है ऊषर। अब दूसरा प्रश्न उसी में दूसरा भाग है पहले प्रश्न का दूसरा, कि निम्नलिखित पद्यांश को अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न किए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं और आपको परीक्षा के दरमियान क्या करना होता है कि हर गद्यांश या पद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ें, उसके बाद अर्थ ग्रहण करने में आसानी हो जाती है और आप दिए गए प्रश्नों का सही से उत्तर दे सकेंगे। तो हम देखते हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले 2 या 1 ही मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा कोई नहीं है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है, जिससे समाज में किसी ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय हो जाता है। तो इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर इसी एक गद्यांश में थे। हम यहाँ देखेंगे कि श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा है? तो विस्तृत है। कर्म का स्मारक किसे माना गया है? कर्ता को। कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है? मनोहरता। और किसमें घनत्व अधिक होता है? प्रेम में, गाढ़ापन प्रेम में ज़्यादा होता है। और श्रद्धा में विस्तार। और कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है? तो अंतिम पंक्ति में था शक्ति केंद्र बन जाता है। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के 6 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, कुल मिलाकर 6 अंक के प्रश्न
6 अंक का यह दूसरे नंबर का प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर भी जो सही उत्तर है उसको लाल रंग की स्याही से लिखा गया है, तो आप वीडियो के माध्यम से अपनी होमवर्क की कॉपी में इन्हें लिख सकते हैं। अविकारी शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है, बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, वाक्यांश के लिए एकल शब्द अजात शत्रु प्रयुक्त करेंगे। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अनिल धीरे धीरे चलता है, यहाँ ध्यान दें धीरे धीरे को रेखांकित किया हुआ है, तो अनिल धीरे धीरे चलता है रेखांकित पद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय निहित है। मतलब ये खालिस्तान दिया हुआ था रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जितना आप इसमें सिर्फ क्रिया विशेषण लिख देंगे तो भी सही आपका जवाब, लेकिन क्रिया विशेषण के भेद में यदि हम रीतिवाचक साथ मिलाकर लिख देते हैं तो और ज़्यादा उचित हो जाता है। छठा प्रश्न है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हों किंतु अर्थ के स्तर पर एक सूक्ष्म अंतर प्राप्त होता है या हो, वे एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द कहलाते हैं। ये दोनों ही शब्द समुचित हैं, आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं या विकल्प का निशान लगाकर दोनों भी लिख सकते हैं। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य देखने में वो एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में बहुत बारीक बहुत महीन अंतर होता है, और इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, एकार्थी या एकार्थक, एक अर्थ देने वाला शब्द कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। और कुल मिलाकर ये 11 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों का अंक भार 1-1 होगा, तो 11 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। एक शब्द से लेकर एक पंक्ति तक इसका जवाब लिखना है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? उत्तर देखेंगे गानपन, अर्थात गाने का ऐसा अंदाज जो सुनने वाले को भाव विभोर कर दे। दूसरा प्रश्न है, आलो आंधारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो आलो आंधारी पाठ की विधा आत्मकथा है। किस विधा में लिखा गया है? आत्मकथा में। संचार की परिभाषा लिखिए, बड़ी सुंदर परिभाषा है कि मौखिक या लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को भेजने की प्रक्रिया को ही संचार कहते हैं। चौथा है, फीडबैक किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा संदेश प्राप्त करने के बाद जो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है उसी को फीडबैक कहते हैं। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? तो सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले मासिक वेतन या तनख्वाह को ही पूर्णमासी का चांद कहा गया है। कबीर के अनुसार लोग किसे देखकर मोहित हो जाते हैं? यह प्रश्न आपके पेपर में गलत है कि कबीर के अनुसार लोग माया को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो किसे शब्द दिया ही नहीं, उन्होंने उत्तर को यहाँ दे दिया कि माया को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रश्न गलत था, हमने यहाँ पर सही लिखा है कि कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, तो कबीर के अनुसार माया को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। मियां नसीरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है? इस पाठ के अनुसार तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। क्या अर्थ होता है? शिक्षा, सीख या सबक। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त थी? तो ईश्वर नामक तीसरी शक्ति भारतीय जनता और लॉर्ड कर्जन के मध्य व्याप्त थी। कुछ लोग इसे ईश्वर नामक शक्ति मानते हैं, कुछ रानी जो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी उससे तीसरी शक्ति के रूप में इंगित करते हैं, लेकिन पेपर बनाने वाले ने यहाँ पर ईश्वर समझा है तो हम भी ईश्वर मान लेते हैं कि भारतीय जनता और लॉर्ड कर्जन इन दोनों के मध्य तीसरी एक शक्ति है जिसे ईश्वर कहा गया है। 9वां प्रश्न है,
शिव शंभू के चिट्ठे रचना के रचनाकार कौन थे? तो शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त थे। 10वां, हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि कौन थे? तो हिंदी में सोनेट छंद की स्थापना का श्रेय त्रिलोचन, मूल नाम था, वासुदेव सिंह को दिया जाता है। और पालर पानी से क्या आशय है? तो बरसात के पानी को ही पालर पानी कहा जाता है। अब खंड ब में देखें तो खंड ब में कुछ एक प्रश्न है, और यहाँ जैसे चौथे नंबर के प्रश्न में 7 प्रश्न आएंगे। तो निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। 14 नंबर के प्रश्न है, कुल मिलाकर 7 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 है, और कुल मिलाकर इसका अंक भार हो जाएगा 14 है। पहला प्रश्न देखते हैं कि जनसंचार के प्रमुख कार्य बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि जनसंचार के मुख्य कार्य निम्न है। पहला है सूचना देना, कि इसके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं ली और दी जा सकती हैं। किसके माध्यम से? जनसंचार के। दूसरा है शिक्षित या जागरूक करना, कि देश दुनिया से परिचित और सजग करने का काम करते हैं। देश दुनिया से परिचित भी करते हैं और हमें सजग भी करते हैं कि किस प्रकार से हमें ये काम नहीं करना है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि फ्रॉड हो जाते हैं आजकल, लोगों के एटीएम से, खाते से घर बैठे पैसे निकल जाते हैं। तो जनसंचार के माध्यमों से और हमें सजग किया जाता है कि किसी प्रकार की ओटीपी इत्यादि आप शेयर न करें। एटीएम में जाएं तो अपने पिन बड़े खुफिया, बड़े गुप्त ढंग से प्रयुक्त करें ताकि कोई दूसरा देखे नहीं। इस प्रकार से तो ये शिक्षित या जागरूक करने का काम हो गया। फिर है मनोरंजन करना, अर्थात सिनेमा, टीवी या वीडियो इत्यादि के माध्यम से मनोरंजन का काम भी करते हैं। और एजेंडा तय करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संचार के अन्य साधनों से जनसंचार माध्यम की जो सबसे खास विशेषता है वह यही है, एजेंडा तय करना। किसी खास घटना या मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाकर देश दुनिया में चर्चित करके एक एजेंडा तय करते हैं। मतलब समाचार पत्र हैं या टेलीविज़न है, वो बार बार एक ही चीज़ को उठाएंगे, लोग बाग उसे देखेंगे या पढ़ेंगे, तो उनके मन में भी इसी प्रकार के विचार आते हैं और एक मन में वो तय कर लेते हैं धारणा, तो एक एजेंडा तय हो जाता है। दूसरा है शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है? लता मंगेशकर। उत्तर में लिखेंगे कि लता मंगेशकर शास्त्रीय संगीत की एक महान गायिका हैं। उनकी आवाज़ में शास्त्रीय संगीत की गहराई और अनुभव का अद्भुत संयोजन है। आपने ठुमरी, ख्याल और भजन जैसी शैलियों में अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आपकी गायन शैली में परंपरागत और आधुनिक तत्वों का सुंदर समन्वय मिलता है। तीसरा प्रश्न है, ये भी 2 अंक का है, कि कुएं और कुई में 3 अंतर लिखिए। तो सामान्यतः कुएं और कुई में निम्न 3 अंतर दृष्टिगत होते हैं। पहला है कुआं पुल्लिंग है जबकि कुई स्त्रीलिंग। दूसरा, कुआं चौड़ा होता है जबकि कुई संकड़ी होती है। और तीसरा है कुआं भूजल को एकत्र करता है जबकि कुई वर्षा जल को अपने खास तरीके से बूंद बूंद करके एकत्र करती है। चौथा प्रश्न है, कवि ब्रह्म के एकाकार के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को प्रस्तुत किया है या प्रकट किया है? आपके पेपर में प्रकट शब्द लिखा हुआ था, तो उत्तर में लिखेंगे कि कबीर ने ब्रह्म के एकाकार मतलब एक होने के निम्न प्रमाण दिए हैं। पहला है सब जगह है एक ही जल और वायु विद्यमान है। दूसरा है सारा संसार एक ही ज्योति से प्रकाशित है। और तीसरा है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि व्याप्त है उसी प्रकार ब्रह्म भी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पांचवा प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो अप्पू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया पाठ है। के साथ 2.5 साल नामक पाठ के अनुसार फिल्म की शूटिंग के दौरान निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहला था पैसों की कमी, दूसरा समय का अभाव, तीसरा
कलाकारों या पात्रों के चयन की समस्या। चौथा है धूप, छाया, बादल, बारिश या अन्य प्राकृतिक दृश्यों के फिल्मांकन की समस्या। आजकल तो सब रेडीमेड हो जाता है, हम एआई की मदद ले सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। शूटिंग देखने वालों की भीड़ और शोरगुल की समस्या। आप समझ सकते हैं कि फिल्म की शूटिंग हो रही है तो लोग बाग देखने आएंगे, देखेंगे। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर शोरगुल भी होगा और उस आवाज़ को रिकॉर्ड में न लेते हुए फिल्म की शूटिंग करनी होती है। दृश्यों व संगीत की निरंतरता की समस्या। और अंतिम है अवांछित, आकस्मिक या तात्कालिक समस्याएं, जैसे सांप निकल आना या पड़ोसी के द्वारा हंगामा करना। छठा प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि यह कथन रजनी नामक पटकथा से लिया गया है जो मनु भंडारी के द्वारा लिखित है। अपनी ही स्कूल के बच्चों को घर पर ट्यूशन करवाने की अवैध परंपरा पर रोक लगाने के लिए रजनी द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। इसी आंदोलन में समर्थन पाने और अखबार में कवरेज देने के लिए रजनी अखबार के संपादक से मिलती है। उसी मीटिंग में संपादक आंदोलन के समर्थन और कवरेज का आश्वासन देते हैं और यह बात कहते हैं, कौन सी, कि यह दुकानदारी बंद होनी चाहिए। रजनी के साथ साथ संपादक का भी मानना था कि कुछ अध्यापकों द्वारा जानबूझकर स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता और घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ट्यूशन न करने वाले बच्चों को परीक्षा में कम नंबर दिए जाते हैं। यह काम जो है वह सिर्फ पैसे या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और इसी लाभ कमाने की पद्धति से काम करने के कारण संपादक ने ट्यूशन परंपरा को दुकानदारी कहा है। सातवां और अंतिम प्रश्न है इस भाग का, चौथे का, कि अक महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या क्या तरीके हैं। उत्तर लिखा है कि अक महादेवी के अनुसार व्यक्ति को अपनी भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि पर नियंत्रण करके इंद्रिय संयम का प्रयास करना चाहिए। जब तक उक्त चीज़ों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इंद्रियों पर नियंत्रण भी नहीं किया जा सकता। खंड 6 में पांचवा प्रश्न 3 अंक का है। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह 1+2 अंक का अर्थात कुल 3 अंक का प्रश्न है। यहाँ पर पद्यांश दिया है मीराबाई वाले पाठ से कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पहले उत्तर में प्रसंग लिखा है कि प्रस्तुत पद नरोत्तम दास द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। यह पद मीरा द्वारा अपने आराध्य कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण और अनन्यता के भाव को प्रकट करता है। इस पद में मीरा ने सांसारिक लोगों की स्थिति पर दुख प्रकट किया है। व्याख्या में देखें कि भक्त शिरोमणि कवयित्री मीरा लिखती हैं कि सिर्फ गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही मेरे अपने हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जिन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है वही कृष्ण मेरे पति हैं। उन्हीं के लिए मैंने अपने कुल अर्थात वंश या खानदान की मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। अब कोई मेरा क्या करेगा। संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी त्याग दी है। वे आगे कहती हैं कि मैं कृष्ण भक्तों को देखकर खुश होती हूँ, लेकिन संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल अर्थात कृष्ण, मैं मीरा तो आपकी दासी हूँ। अब मेरा उद्धार आपके ही हाथ में है, अर्थात मेरा उद्धार कर दीजिए। विशेष है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना व्यंजित हुई है। दूसरा है
पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है और पद में भक्ति रस और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। यह भी 3 अंक का प्रश्न है। देखें कि जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी दुखित करता है, उससे भी ज़्यादा दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना मतलब छोटा सा क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह तो आप ही जानते होंगे। उत्तर लिखेंगे। प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे गए विदाई संभाषण नामक व्यंग्य लेख से लिया गया है। यहाँ पर बाल मुकुंद है भैया। इन पंक्तियों में लेखक ने लॉर्ड कर्जन को पद से हटाए जाने के आदेश के बाद के समय का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि आपको इतने बड़े पद के लिए चुने जाने के बाद इस तरह से पद से हटाए जाने की घोषणा किया जाना इस देश अर्थात भारत के लोगों को दुखी कर रहा है। पद से हटाए जाने से भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि आपको उस पद पर काम भी करना है। पद छूट जाने से ज़्यादा पीड़ादायक उस पद पर बने रहने का आदेश हो गया है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी क्लर्क को नौकरी से हटा दिया जाए लेकिन पद छोड़ने की तारीख 1 महीने बाद की तय की जाए। इस 1 महीने को वह बड़ी घृणा से काटता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाकी तो आप ही बता सकते हैं कि पद से हटाए जाने के बाद उसी पद पर काम करना आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। विशेष में लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन और उसकी स्थिति पर व्यंग्य किया गया है। पाठ में तत्सम तद्भव और अंग्रेजी के शब्दों का उपयुक्त मतलब उचित सही प्रयोग किया गया है। हम थे अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। और ये एक निवेदन आप सभी से कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। इसका जो पार्ट 2 है वह पार्ट 2 कुछ ही पलों में कुछ ही देर में आपके समक्ष फिर उपस्थित करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।